दोस्तों आज एक बार फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी के इस लेक्चर में। और इसके पहले हमने आपको कुछ प्रश्न दिए थे वर्णमाला से कि उसके उत्तर आप अपने आप से देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो शायद आपने नोट भी कर लिया होगा और उसके उत्तर सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश भी की होगी। और हम आशा करते हैं कि अगर सामान्य हिंदी वर्णमाला को आपने हमारे लेक्चर को अगर अच्छे से देखा होगा तो इस तरह के प्रश्नों को करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन फिर भी आज हम देखेंगे कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? तो ऑप्शन ए में लिखा गया है शब्द, बी में लिखा गया है खंड ध्वनि, सी में लिखा गया है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, डी में शब्द। तो इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। क्यों होगा सी? सी इसलिए होगा क्योंकि आपने वर्णमाला को देखा होगा कि वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी या भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसलिए इसका उत्तर सी सही है। प्रश्न नंबर 2, मूल स्वरों की संख्या होती है। यहाँ पे की कर दीजिएगा, मूल स्वरों की संख्या होती है। अब मूल स्वर तो हमने और बताए थे, लेकिन मूल स्वर यहाँ पूछ रहा है। तो मूल स्वर में ऑप्शन ए में दिया गया 5, बी में दिया गया 4, सी में 11, डी में 7। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बी इसलिए होगा क्योंकि मूल स्वर जो होते हैं वो, जिसको हम छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, यही 4 वर्ण जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, स्वरों की संख्या होती है। स्वरों की संख्या होती है। तो स्वरों की संख्या की अगर हम बात करें, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और दोनों मिला के बात करें तो कुल हमने आपको बताया था 11। कुल स्वरों की संख्या 11। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। तो इसमें आप देखेंगे ए में बड़ा है, दीर्घ स्वर है, बड़ी ई है, दीर्घ स्वर है, छोटी ई है, ह्रस्व स्वर है या लघु स्वर है, बड़ा ऊ है, दीर्घ स्वर है। तो इसका भी उत्तर सी होगा। और इस फिर अगला पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में है कि दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें से हमको ये देखना है कि दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो ए में ऑप्शन है ए, बी में औ, सी में ओ, डी में री। तो ए की अगर हम बात करें तो ये भी दीर्घ है क्योंकि आ और ई से मिलके बना है। औ की बात करें तो ये भी दीर्घ है क्योंकि आ और ओ से मिलके बना है। और ओ की बात करें तो ये भी दीर्घ स्वर ही है, या जिसको हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, संधि स्वर भी कह सकते हैं। तो ये तीनों दीर्घ स्वर में आते हैं, जबकि री अपना जो है ये ह्रस्व स्वर में आता है। प्रश्न नंबर 6 है आग्र स्वर नहीं। आग्र स्वर का मतलब ऐसे स्वर जो जीवा के या जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं, जो जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं। तो अग्र स्वर नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि अग्र स्वर नहीं है। तो इसमें जो है छोटी अग्रस्वर है, बड़ी अग्रस्वर है, ओ अग्रस्वर नहीं है, आई अग्रस्वर है। तो इनकी अगर हम बात करें, हमने वर्णमाला में आपको बताया था अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर का मतलब ये हुआ कि जो जीभ के अग्रभाग से उच्चरित हो।
मध्य स्वर का मतलब ये हुआ जो जीभ के मध्य स्वर मध्य भाग से उच्चरित हो। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ए बी छोटी बड़ी ये अग्रस्वर है, छोटी बड़ी अग्रस्वर है, ए बी अग्रस्वर है, ए बी अग्रस्वर है बड़ी, और ए आई भी अग्रस्वर होता है, जबकि ओ जो है ये पश्च स्वर होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ओ जो है वो पश्च स्वर होता है, इसलिए होता है क्योंकि ओ अगर आप बोलेंगे तो जीभ के पश्च भाग से इसकी उच्चारण की ध्वनि की शुरुआत होगी। आप बोल के देख लीजिए ओ, तो बिल्कुल कंठ के पास जो जीवा है वहां से इसकी आवाज निकल रही, तो सी यहाँ सही हो गया। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें, मध्य स्वर कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। तो ए में है अ, अगर आप बोलेंगे तो जिह्वा के मध्य भाग से ही ये निकल रहा है, तो इसलिए ए का प्रश्न नंबर 7 का ए सही होगा। बाकी ए जो है ये अग्रस्वर होगा, ई अग्रस्वर होगा, ऊ जो है ये जो है पश्च स्वर होगा। तो प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, व्यंजनों की संख्या होती है, व्यंजनों की संख्या होती है। तो व्यंजन आपको बाकायदा पढ़ाया गया है। पहला ऑप्शन है 25, 25, 25 स्पर्शी व्यंजन होता है। बी ऑप्शन है 11, 11 स्वर होते हैं, ये भी नहीं सही है। सी ऑप्शन होता है 13, ये भी व्यंजनों की संख्या 13 नहीं होती। तो डी ऑप्शन में दिया गया है 33, इसका मतलब व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब आप सोचोगे कैसे 33 होती है? स्पर्शी 25, ऊष्म और अंतस्थ, ऊष्म और अंतस्थ, चार चार, चार अंतस्थ, चार ऊष्म, तो 25 और 8 33, तो व्यंजनों की संख्या 33। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9 में, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। स्पर्श व्यंजन अभी इसी में हमने आपको बताया कि का से लेके मां तक स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में बी सही हो गया। कंठ वर्ण है, कंठ से उच्चरित होने वाले ऐसे व्यंजन या वर्ण, ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जो कंठ से उच्चरित होते हैं। ट बोल के आप देखेंगे तो मूर्धा पे हमारी जीवा जा रही है। ता अगर बोल के देखेंगे दंत पे जा रहा है। चा अगर बोल के देखेंगे तालब पे जा रहा है। लेकिन अगर का वर्ग अगर हम बोलते हैं क ख ग घ, तब ये डी अपना सही हो जाएगा घा। डी जो है, डी का के स्थान पे जो घा लिखा हुआ है ये कंठवर्ण है। प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें, ओष्ठ वर्ण नहीं, ओष्ठ वर्ण नहीं है ऐसे वर्ण जो बिना ओठ की सहारा से, बिना ओठ का सहारा लिए हुए उच्चरित होते हों, उनकी बात कर रहा है कि भाई ऐसा वर्ण इसमें से बताइए जो ओष्ठ वर्ण नहीं। तो ओष्ठ वर्ण जो है स्पर्शी व्यंजन में आप देखेंगे तो ये फा ओठ से, बा, च देखिए तालु से बोला जा रहा है, म ये जो है ओठ से बोला जा रहा है, तो इसमें का चा ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, अंतस्थ वर्ण है। प्रश्न नंबर 12 अंतस्थ वर्ण है। अब अंतस्थ वर्ण है में अंतस्थ वर्ण आप जानते होंगे कि या अलावा 4 वर्ण जो है अंतस्थ होते हैं और जो हमारे कंठ के आंतरिक भाग से निकल के आते हैं। अब ये आप मानिए कि अंतस्थ वर्ण में हमने आपको बताया था कि ऐसे वर्ण जो जिसका आप उच्चारण करेंगे तो पेट आपका जो है हरकत करेगा, मतलब
पेट से निकल के आएंगे ये वर्ण, बहुत अंदर से, कंठ के बिल्कुल अंदर वाले भाग से निकल के आएंगे। तो इस तरह से प ओष्ठ हो गया, ल तो ये अंतस्थ हुआ, श ऊष्म है, त्र जो है संयुक्त वर्ण है, तो यहाँ अपना जो है ला जो है ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो ऊष्म वर्णों की संख्या होती है। ऊष्म का मतलब होता है, ऊष्म मतलब ऊष्मा या गर्मी। तो ऊष्म वर्णों के बारे में हमने चर्चा की थी कि ऊष्म वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके बोलने से प्राणवायु हमारी घर्षण करती हुई बाहर निकलती है और हल्का सा गर्म हो जाती है। इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। तो ऊष्म वर्णों की संख्या यहाँ पूछ रहा है कि कितना होती है। तो ऊष्म वर्ण हमने आपको पढ़ाया था श, श, श और सा और हा, ये 4 वर्ण जो है ऊष्म थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको सी पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सी वाला सही हो गया। त्रा वर्ण का निर्माण होता है। हमने आपको संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे, संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया था कि जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने, 2 वर्णों से मिलकर बने, 2 वर्णों से मिलकर बने। तो अब उसमें त्रा का निर्माण होता कैसे है? ता पे हलंत हो यानी आधा ता और रा पूरा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, ता पे हलंत है। ए वाले में ता पे हलंत नहीं है, रा पे हलंत है, इसलिए ये वाला गलत है। सी वाले में देखेंगे तो ये छा बनेगा, का और मूर्धन्य सा मिलके, और जा और यहाँ देखेंगे तो ज्या बन जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15 है, अल्प प्राण वर्ण नहीं, अल्प प्राण वर्ण नहीं। तो अल्प प्राण वर्ण की अगर हम बात करें कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहेंगे, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा ताल मूर्धा दंत, ताल मूर्धा दंत कंठ आदि को स्पर्श करते हुए, छूते हुए, और कम प्राणवायु, जिनके उच्चरित करने में कम प्राणवायु मुंह से बाहर निकले, वही अल्प प्राण वर्ण होंगे। मतलब कम प्राणवायु के इस्तेमाल में इनका उच्चारण अच्छी तरीके से हो जाए, वही अल्प प्राण होंगे। जैसे और अल्प प्राण वर्ण होते कौन है? 1, 3, 5 स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के 1, 3, 5 जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण वर्ण में गिने जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे पूछ रहा है अल्प प्राण वर्ण नहीं है, क अल्प प्राण वर्ण है, प अल्प प्राण वर्ण है, त अल्प प्राण वर्ण है। इसमें धा देख रहे हैं, डी पे लिखा हुआ है धा। तो धा जो है, धा धा धा, आप धा को बोलेंगे तो प्राणवायु हमारी ज्यादा निकल रही, तो इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे और इसी तरीके से आपको हिंदी वर्णमाला या हिंदी व्याकरण को सीख के, रट के नहीं, सीख के इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे परीक्षा हाल में। वहाँ रट के कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते, चाहे जितना आप रटिए, लेकिन पास होने लायक नंबर या अच्छे नंबर आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से जो हमारे प्रश्न थे इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, कौन से प्रश्न सही हैं आप ये जान गए होंगे, और आपने जो हल किया था उसमें भी आपने देखा होगा कि कितना वर्णमाला आपको आती है। तो इस प्रकार से ये 15 प्रश्नों की जो प्रश्नोत्तरी थी ख़त्म होती है, और आगे हम अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।